देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। केवल आम लोग ही नहीं, मंदिर में नेता भी पहुंच रहे हैं। मौसम की बात करें तो चुनावी मौसम में हनुमान जयंती का ये बड़ा मौका, और इस मौके पर नेताजी हनुमान जी का आशीर्वाद लेते और पूजा पाठ करते हुए नजर आए। देखिए, हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान की भक्ति की शक्ति अपरंपार है, और अगर भक्ति बजरंग बली की हो तो बेड़ा पार होना तय है। चुनाव की परीक्षा है, ऐसे में पवन सुत से विजय का वरदान लेने नेता भी हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। सभी की कामना यही है कि उन्हें अंजनी पुत्र के साथ जनता का भी आशीर्वाद मिले और उनकी चुनावी नैया भी बजरंग बली पार लगा दे। मुख्यमंत्री योगी की हनुमान भक्ति किसी से छिपी नहीं है। राम में रम जाना और हनुमान की भक्ति में रच जाना सीएम योगी का व्यक्तित्व है। इसलिए हनुमान जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बजरंग बली के सामने शीश नवाकर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें तोहफे में चॉकलेट्स दी। चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। रामायण बनती है। वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी भी हनुमान जी के दर पर पहुंची। हनुमान जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी ने पार्टी की जीत और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत के लिए वोट की अपील की। 25 तारीख का चुनाव, 1 महीने का समय रह गया और हमने एक एक वोट कमल के फूल पर डाल दी है ताकि हम फिर से जो हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, उसी गति से विकास चलता रहे। चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी हनुमान जी की याद आ गई है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हनुमान जी की तस्वीर शेयर कर हनुमान जयंती की बधाई दी। जाहिर है, चुनावी मौसम है तो हर मौके को पार्टियां भुनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेरठ में टीवी के राम के लिए टीवी की सीता और टीवी के लक्ष्मण प्रचार करने आए। अरुण गोविल के साथ दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी ने आज मेरठ की सड़कों पर ओपन जीप में रोड शो किया। लगभग 4 दशक से अरुण गोविल की छवि पर्दे के राम से ज्यादा प्रभु राम के मानस चरित्र के रूप में देखी जाती है, लेकिन अब वो मेरठ से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने मैदान में है। इसी तरह दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी को भी आज तक लोग माता सीता और लखन के किरदार से जोड़कर देखते हैं। सुबह से बेसब्री से मेरठ के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टीवी के राम की ये पहली सियासी रैली थी जब टीवी की सीता और लक्ष्मण उनके साथ नजर आए, लिहाजा मौका खास था। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज थे। रामायण सीरियल के राम लखन सीता को साथ देखने के लिए मेरठ की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। तीनों कलाकारों ने 80 के दशक में रामानंद सागर के रामायण सीरियल से लोकप्रियता के शिखर को छुआ था। उस दौर को 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में वो प्यार और श्रद्धा बरकरार है, और यही वजह है कि इस रोड शो के दौरान मेरठ का माहौल राममय नजर आया।
शायद लोगों का यही प्यार है जिसकी वजह से अरुण गोविल अपने सियासी डेब्यू में जीत कदम भर रहे हैं। रोड शो से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम की छवि से जोड़ने के साथ साथ उनकी छवि से भी लोग प्यार करते हैं। मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी। भगवान राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ और समझती हूँ और विनती करती हूँ मेरठ के सभी लोगों को कि आप सब भी अरुण जी को वोट दीजिए और बहुमती से जिताइए। जीतेंगे वो जरूर, लेकिन बहुमती से जिताइए। प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यही प्यार मैं चाहता हूँ कि 26 तारीख को जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन दिखाएं, कमल पे ठप्पा लगा के अरुण जी को विजयी बनाएं और बहुमत से विजयी। रामायण की पूरी टीम आज मेरठ की सड़कों पे है। रामायण की पूरी टीम आज मेरठ की सड़कों पे है। जी क्या कहना है इस पर? आज ये दृश्य मेरठ के लिए एक अद्भुत है। सर, ये अरुण जी का हमारे प्रति प्यार है जो हमें यहाँ खींच के लेके आया है और यहाँ उन्होंने हमें आप सभी से रूबरू मुलाकात कराई है। उसके लिए मैं अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही पावन और बहुत ही प्योर धरती है। जो सम्मान और प्यार दिख रहा है वो बहुत जेन्युइन दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और अब बात करते हैं माधवी लता की। हैदराबाद में ओवैसी को चुनौती दे रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हुई। मामला रामनवमी पर सांकेतिक रूप से तीर चलाने का है। हमने माधवी लता से इस बारे में बातचीत की, उनका क्या कहना है सुनिए आप। हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमको थोड़ा सा भी नहीं हिला सकते आप, कतई भी नहीं हिला सकते आप। और इस प्रकार के घिनौने हरकतें कर कर आप हमें और मजबूत बना रहे हो, और बलवान बना रहे हो, और जिद्दी बना रहे हो आप। अब तक तो हम सिर्फ मोहल्लों के गंदगी के बारे में बात करें, अब हम उस गंदगी को बाहर लाएंगे जिस गंदगी में आपने खुद अपनी एक कौम के, अपने मजहब के जो जमीन हड़पे आप उस गंदगी को बाहर ला रहे हैं। हम आज से एक सच बाहर लाएंगे। इसी डर से इतना धड़केगा दिल उनका। मैडम, आपके क्लैरिफिकेशन के बाद ये केस बुक किया गया, इसको कैसे देखते हैं? वही तो कह रही हूँ ना इंसाफी इधर। अरे हम तो कुछ नहीं है जबाज, क्योंकि हम तो अपोजिशन पार्टी के हैं, हम हिंदू हैं। अरे वे खुद के लोगों के ऊपर, खुद के सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर ये लोग एफआईआर बुक करवाते हैं, जेल के पीछे भिजा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि खुद के मुसलमान वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं ना। अरे सच्चाई को बाहर लाने वाले खुद के मुसलमानों को ये लोग जेल के सलाखों के पीछे डालते हैं, तो हमारे ऊपर तो गलत इल्जाम लगाने में तो और माहिर है ये लोग। मैडम, इलेक्शन कमीशन अप्रोच होने वाली है, आप क्या वजह? तो फिर ये लोग एफआईआर डालते हैं तो क्या चुप बैठते? पूछना है हम लोगों को किस बल पर एफआईआर हमारे ऊपर डाला गया है। अरे ये लोग तो जाते ये तो जाते हैं, जाएंगे पुलिस स्टेशन, जाएंगे सारे जगह, लेकिन एफआईआर बुक करने वालों का दिमाग कहाँ चले गया? वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर एफआईआर बुक करना चाहिए ना। एक गलत वीडियो को देखकर अगर एफआईआर बुक करा तो ये सरासर पता चल जा रहा है कि ये लोग मुसलमान के ऊपर जब एफआईआर दर्ज करते हैं तब भी ये लोग उन लोगों को जेल के सलाखों पर डाल देते हैं। जब एक हिंदू स्त्री सच्चाई के लिए लड़ती है, गलत वीडियो लेकर ये इनके भी ऊपर भी एफआईआर दर्ज करते हैं, तो एफआईआर दर्ज करने वाले के ऊपर कौन सा एफआईआर दर्ज करना चाहिए? यह सवाल पूछने के लिए, न्याय पूछने के लिए हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ओवैसी ने कहा है कि 1% जो सिटीजन है यहाँ के भारत के, उनको 40% संपत्ति दी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया है पीएम मोदी, उसको कंडेम कर रहे हैं ओवैसी। मोदी सरकार ने आज तक बिना कोई अलग भावना दिखाते हुए सारों के लिए उन्होंने हर योजना की उन्होंने
किसके लिए की उन्होंने? गरीबों के लिए की है। और उनके दयालु मन को समझिए कि कोई भी योजना पर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यह मुसलमान का घर जाएगा नहीं जाएगा। उन्होंने इसलिए की क्योंकि हर मुसलमान, हर सिख, हर माइनॉरिटी वाले इस देश के वासी है। ये गरीब तक जानना चाहिए, वो चाहे कोई भी मजहब के रहने दो, कोई भी मत के रहने दो। लेकिन ऐसे लोग जो असदुद्दीन जैसे लोग होते हैं, इनको देश का तरक्की के बारे में नहीं पड़ा है। बार 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 देश को बंटवारा करने की जोश में रहते हैं लोग। बताएं क्यों? बेटियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के रिमार्क पर उन्होंने ये बात कही। अरे आप बच्चे जब पैदा कर रहे हैं, कभी असदुद्दीन ने बैठकर गिनती की है? उन बच्चों में कितने बच्चे पढ़ाई करके तरक्की की है? कभी असदुद्दीन ने बैठ के सोचा है इन बच्चों में कितने बच्चे चाइल्ड लेबर बन गए हैं? कभी देखा है असदुद्दीन ने इन बच्चों में कितने बच्चे गली के मवारे बन गए हैं? ये नहीं सोचता असदुद्दीन। असदुद्दीन को वोट गिनने में इंटरेस्ट है, उनको भड़काकर। अरे जब बाहुबली कहे थे उनको, उसका शब्द का अर्थ तक नहीं मालूम उसको। क्या बोल रहे हैं हमको? क्या बोल रहे हैं हमको? गाली दे रहे थे। ऐसी है उनकी भड़काऊ दिमाग। उनके जिंदगी भर 1000 जन्म लिए, कभी मोदी भाई को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। मध्य प्रदेश में पुराने राजघराने के 2 सियासी योद्धाओं ने एक दूसरे के खिलाफ म्यान से तलवारें निकाल दी। दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इनमें से एक गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और दूसरे राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह। चुनाव आया है तो दोनों नेताओं को प्रदेश की चिंता भी सताने लगी है। तर्कशास्त्र के अखाड़े में हमारे नेताओं के आगे कोई नहीं टिक सकता। नेताओं के तर्क के आगे बड़े से बड़ा तर्क बुद्धिजीवी गश खाकर गिर सकता है। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भगवा अंगोछा धारण करने के पूरे 4 साल बाद इस बात का पर्दाफाश किया है कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। ज्योतिरादित्य ने जो कारण बताए हैं उसे सुनकर आपको यही लगेगा कि अगर ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होते तो मध्य प्रदेश की धरती फट जाती और उन्हें सीता मैया की तरह उसमें समाना पड़ता। ज्योतिरादित्य के इस तर्क को आप भी सुनिए, लेकिन दिल थाम कर सुनिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में? क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। तार काट के बिल्कुल सही किया ज्योतिरादित्य साहब आपने, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ नहीं किया, ये आपको कब पता चला? क्योंकि आप तो साल 2002 से 2019 तक कांग्रेस के सांसद रहे, पूरे 17 साल पार्टी में रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान मनमोहन कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उस दौरान आपने तार क्यों नहीं काटा? अरे आपको तो तब मेन स्विच ही ऑफ कर देना चाहिए था, सारा टंटा ही समाप्त हो जाता। खैर, इन बातों का पब्लिक से क्या लेना देना। वैसे भी नेताओं की वकालत और नेताओं की दलील की काट नेताओं के पास ही होती है। बात निकली है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उसे दूर तलक लेकर पहुंच गए हैं। दिग्विजय ज्योतिरादित्य से सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतरने के वादे का क्या हुआ। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी?
ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। देखिए दिग्विजय सिंह जी, आपका संबंध होलकर राजघराने से है और ज्योतिरादित्य जी का संबंध सिंधिया राजघराने से है। आप लोग पैदाइशी बड़े आदमी हैं। एक दूसरे को आप लोग जितना जानते हैं दूसरा भला कैसे जान सकता है। ये तो वोट की जरूरत है, इसलिए चोट करनी पड़ती है। आज भाषण देने आ रहे गुनाह शिवपुरी, अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते। मेरे भाइयों, 17 साल मैंने भी भुगता है। जोड़ी झूठे इशारे तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे दिग्विजय का कुछ गहरा राज जानते हैं। खैर, इशारों को अगर दिग्विजय समझ गए हो तो राज को राज ही रहने दीजिए। पर दिग्विजय सिंह नहीं मानने वाले हैं, वो तो आपका राजफाश करने पर उतारू हैं। जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछें कि भाई ये आपने क्यों कहा। अरे आप लोग तो एक दूसरे का कपड़ा उतारने पर उतारू हो गए हैं। थोड़ी तो गुंजाइश रखिए भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह की पलटीमार राजनीति हावी है आजकल, आप में से कौन कब किधर हो जाए कौन जानता है। रही बात किसानों की, गरीबों की, भ्रष्टाचार की, तो इसकी चर्चा जारी रखिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट की जरूरत होती है, इसलिए मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन सूरत में बीजेपी उम्मीदवार ने सोमवार को ही अपनी जीत दर्ज करा दी। बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत से निर्विरोध विजयी हो गए। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। बाकी उम्मीदवारों ने एक एक करके नामांकन वापस ले लिया। गुजरात में नतीजों से पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया। सूरत में चुनाव लड़े बिना ही बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुनाव जीतने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी का नामांकन पत्र रद्द हो गया। आरोप लगे कि उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें प्रस्तावकों को पेश करने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब मैदान में बाकी बचे 8 उम्मीदवारों में निर्दलीय और बीएसपी के उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन एक एक करके सभी 8 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेते गए। आखिरकार बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत सूरत में इतिहास बन गई। मुकेश पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। सबसे पहले जीत का श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को देता हूँ। गुजरात और देश में पहला कमल खिला है और ये कमल मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो, लिहाजा पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के पीछे गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। चुनाव के नाम पर सूरत में जो हुआ उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। कांग्रेस भले ही चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन इस वाकये से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार अपने प्रस्तावक खोजने में भी नाकाम रहे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे।